नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको विश्व इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों पढ़ा रहा हूं और दोनों की जो क्लासेज हैं वो सापेक्ष चल रही हैं। तो आप विश्व इतिहास की क्लासेज भी देख सकते हैं और हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से मौलिक अधिकार उठा रखे हैं। मौलिक अधिकारों में जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए, थोड़ा आपका ये आज का लेक्चर लेट हो गया क्योंकि आपके लिए बेहतरीन अध्यापकों की जो तलाश है वो जारी है, उसी में मशगूल थे, उसी में व्यस्त थे, इसी कारण आपका आज का लेक्चर लेट हो गया। आज ही पूरा दिन ये लगा लीजिए कि आपके जो अध्यापक उन्हीं की तलाश चल रही थी। तो हमारा यही उद्देश्य है और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन उपलब्ध करवाया जाए। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, और लाइक किया करो वीडियो को। तो आइए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आज का मौलिक अधिकार शुरू करते हैं, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो गुलामी की पीड़ा से, गुलामी के दर्द से, गुलामी के भय से पूरी तरह वाकिफ थे। तो वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के कुछ स्वतंत्र अधिकार हों और उनके जो विचार था उसी का मूर्त रूप है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपके भाग 3 में देखने को मिलता है। अगर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार चलता है। याद रखना दोस्तों आप इस बात को भी। तो आइए हम हर अनुच्छेद के बारे में क्रमवार चर्चा करते हैं। तो इसके संबंधित जो सबसे पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, इसको उठा लेते हैं। अनुच्छेद 19। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 19 है वो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। आपका आंसर क्या होगा? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब जो पहली स्वतंत्रता आती है, देखिए 19(1) है जो आपका आर्टिकल 19(1), इसके अंतर्गत आपकी ये 6 व्यवस्थाएं बताई गई हैं। आर्टिकल 19(2) से आर्टिकल 19(6) तक का जो आपके अनुच्छेद चलते हैं उनके अंदर ये बताया गया है कि जो आपके 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई है उनके ऊपर रोक कैसे लगाई जा सकती है। 19(2) से 19(6) तक उन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। लेकिन जो आपका 19(1) है उसके अंदर आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 19(1)(a). तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दी गई है वो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तो प्रस्तावना में हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता देखी थी। उनमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको वहां भी देखने को मिलती है। और ये आपका विचार एवं अभिव्यक्ति, आप उसको भाषण भी कह सकते हो, भाषण एवं अभिव्यक्ति। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19(1) प्रदान करता है। देखिए, जो ये स्वतंत्रता आपकी अपने आप में बहुत ज्यादा व्यापक है। भाषण का मतलब होता है स्पीच, मतलब आप अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर सकते हैं। और जो ये 19(1) का जो ए स्वतंत्रता आपकी 19(1)(a) में जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, ये काफी ट्रेंडिंग में रही है। आपने देखा होगा, चाहे JNU में नारे लगाए गए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल भी जिंदा है, या भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए गए, हर बार इसी अनुच्छेद की और इसी स्वतंत्रता की दुहाई दी जाती है। तो ये जो अनुच्छेद आपका काफी ट्रेंडिंग में रहा है। चाहे भारत के पक्ष में बोला जाए या भारत के विपक्ष में बोला जाए, दोनों जो पक्ष होते हैं वो इसी अनुच्छेद के आधार पर यानी इसी अनुच्छेद की दुहाई देते हैं।
तो इसको आइए समझते हैं हम। और जो अभिव्यक्ति होता है, भाषणकार तो आप समझ गए होंगे, अपने बोलकर किसी चीज को प्रकट करना। और जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति का अर्थ भी अपने आप में काफी व्यापक है। आप अपने जो अभिव्यक्ति है उसको कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आप किसी चीज को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप पेंटिंग बनाकर अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को। आप कार्टून बनाकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप मौन रहकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, या आप काले झंडे दिखाकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जो अभिव्यक्ति शब्द है अपने आप में बहुत ज्यादा व्यापक है। और उसी तरह जो अनुच्छेद 19(1) का ए जो स्वतंत्रता है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा व्यापक है। अगर इसके अंदर ही बात की जाए तो देखिए, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार वो भी इसी के अंतर्गत है। सूचना का अधिकार इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है आपके। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और आपकी क्लियर कर देना चाहता हूं। सूचना का जो अधिकार है, सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। कहीं भी इसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि सूचना का अधिकार कहां पे है? तो कई बार या कई जो फैसले दिए हैं कोर्ट ने, तो उनमें भारतीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो सूचना का अधिकार होगा वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आएगा। अगर एग्जाम्पल लिया जाए या बात की जाए तो आप सबको पता होगा दोस्तों, एसपी गुप्ता वर्सेज भारतीय संघ का मामला। एसपी गुप्ता वर्सेज भारतीय संघ, ये बात आप सबको पता होगा। एसपी गुप्ता वर्सेज भारतीय संघ का जो वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि क्योंकि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत आती है, और अगर आप किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हो तो उसके बारे में आपके पास सूचनाओं का होना जरूरी है, या सूचनाएं होना अनिवार्य है। इसलिए जो सूचना का अधिकार है वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आएगा। तो आप ये बात भी याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 19(1) के अंतर्गत आता है। ये भी आप याद रखना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको पता होगा ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ये भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आती है। तो इससे जुड़ा जो मुद्दा वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या हुआ था, नवीन जिंदल भारत के उद्योगपति रहे हैं, तो नवीन जिंदल ने अपनी फैक्ट्रियों के ऊपर भारतीय ध्वज को लगा दिया। तो उनके खिलाफ याचिका दायर की गई कि उन्होंने भारतीय ध्वज का अपमान किया है। तो ये मुद्दा था, ये जो वाद था, इसको जाना जाता है नवीन जिंदल वर्सेज भारतीय संघ। 2004 की बात है दोस्तों ये। तो नवीन जिंदल वर्सेज भारतीय संघ का जो वाद था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भारतीय ध्वज है उसके प्रति सम्मान प्रकट करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है। भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय ध्वज के प्रति सम्मान अभिव्यक्त कर सकता है दोस्तों। तो जो ध्वज फहराने की स्वतंत्रता थी वो भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आती है। आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। और कौन कौन स्वतंत्रताएं हैं जो मुख्य हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं, व्यावसायिक विज्ञापनों की जो स्वतंत्रता रही है, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, विज्ञापनों की स्वतंत्रता। तो जो व्यावसायिक विज्ञापन है, या आप कोई भी इंस्टीट्यूट करते हैं, आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, तो उस वक्त जो आप एडवर्टाइज करते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट करने की आपकी स्वतंत्रता है वो भी विचार एवं अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता का एक भाग है। ये भी आप बात याद रखना। इसके बाद दोस्तों, जो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार मिलता आपको, वो भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, वो भी विचार एवं अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता का भाग है। ये बात भी आप याद रखना। प्रेस की स्वतंत्रता काफी महत्वपूर्ण आपके लिए, आप इसको याद रखना।
देखिए दोस्तों, एक और बात याद आ रहा, प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है जो, ये है हिंदुस्तान टाइम्स वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार, 2003 की बात है ये, 2003 का यह वाद है। तो उस समय कोर्ट ने कहा था कि जो समाचार पत्र हैं वो अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो आप याद रखना, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आती हैं। तो ये सब बातें आप याद रखना। और देखिए दोस्तों, एक और बात बता देता हूं आपको। मान लीजिए अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं, आप क्या कर रहे हो उस समय भी, आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। आपने किसी को भी प्रपोज किया, आपने अपने विचार व्यक्त किए, तो जो प्रपोज करने का अधिकार है वो भी तो विचार एवं अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों अगर वो मना कर देती है, अगर वो मना कर देती है तो इसका मतलब होगा उसने अपने अनुच्छेद 21 का जो अधिकार है उसका प्रयोग किया है। यह बात आप याद रखना। तो ये आपने देखा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, हम अब बात करते हैं जो दूसरी स्वतंत्रता है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरी स्वतंत्रता है वो है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19 के ही अंतर्गत आती है। देखिए दोस्तों, यहां पे एक शब्द है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब बिना हथियारों के अगर आप कोई सम्मेलन करते हो तो वो आपका अधिकार है, वो आपकी स्वतंत्रता है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 19 आपको अधिकार प्रदान करता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन देखिए, आपको पता होगा कि अगर बहुत सारे सिख किसी गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गए तो वो जैसे एक कतार रखते हैं अपने पास, तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि बहुत से लोग हथियारों के साथ इकट्ठा हो गए, तो वहां पे जो ये स्वतंत्रता थी इसका या जो ये अधिकार था इसका अवहेलना हो गई। आपको लगेगा कि शांतिपूर्वक सम्मेलन, बिना हथियारों के सम्मेलन आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप देखोगे किसी गुरुद्वारे के अंदर बहुत से सिख हथियारों के साथ, तो आप वहां पे हो सकता आप सोचोगे कि ये तो इसकी अवहेलना हो गई। लेकिन दोस्तों उनका धार्मिक अधिकार है जो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप याद रखना, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको 19(1) प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, आप ये भी सोच सकते हो कई दफा क्या होता है, बैठक लंबी चल रही होती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बाबा रामदेव के साथ जो घटित हुआ था दिल्ली के अंदर, रात के समय उनको भागना पड़ा था, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। आप सोच रहे होगे कि वो सम्मेलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था, ना किसी के पास कोई हथियार थे, उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई क्यों की गई? तो इसके बारे में आप एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा। आपराधिक व्यवस्था की धारा 144, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 तो देखिए दोस्तों, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 क्या कहती है? तो ये धारा कहती है कि अगर न्यायालय को यह लगता है कि किसी भी बैठक या किसी भी सम्मेलन से राज्य की सुरक्षा को या देश की संप्रभुता या अखंडता को कोई खतरा है, तो वो उस सम्मेलन को या उस बैठक को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, इलीगल घोषित कर सकता है। दोस्तों आप ये बात याद रखना, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि 4 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते धारा 144 के अंतर्गत। तो आप ये बात विशेष रूप से याद रखना। तो ये दूसरी स्वतंत्रता आपने देखी, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब इसके बाद हम जो अगली स्वतंत्रता को देखते हैं, तो इसके बाद जो स्वतंत्रता है तो वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों,
जो संघ बनाने की या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है वो भी आपको अनुच्छेद 19(1) ही प्रदान करता है। जो संघ होते हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक संघ हो बनाया जा सकता है, चाहे वो कोई व्यवसायिक संघ हो वो भी बनाया जा सकता है, चाहे वो कोई धार्मिक संघ हो वो भी बनाया जा सकता है। आपको ये स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19(1) ही प्रदान करता है। ये बात भी आप याद रखना। अब देखिए, जो संघ होता है इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी प्रकार का संघ बना लेंगे। अगर वो संघ अनैतिक है या देश के विरोध में है या भारत की है जो सुरक्षा है उसको उस संघ से खतरा है तो उसको भी असंवैधानिक घोषित किया जा सकता। आप ये बातें याद रखना। तो ये हमने देखी 3 स्वतंत्रता। अब इसके बाद जो चौथी स्वतंत्रता उसके बारे में बात करते हैं। तो चौथी स्वतंत्रता है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की जो स्वतंत्रता है दोस्तों वो भी 19(1) प्रदान करता आपको। देखिए यहां पे एक बात आप विशेष रूप से याद रखिए, मैं आपको बता देता हूं। जो अबाध संचरण होता है, जो संचरण होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक संचरण होता है आंतरिक और एक संचरण होता है बाह्य। एक होता है आंतरिक और होता है बाह्य संचरण। तो जो अनुच्छेद 19 है अबाध संचरण की जो स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ आंतरिक संचरण की स्वतंत्रता देता है, ना कि बाह्य संचरण की। यह बात भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि अनुच्छेद 1 आपको आंतरिक संचरण की स्वतंत्रता देता है। मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से जा सकते हैं, बिना रोक टोक आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सिर्फ भारत के क्षेत्र में दोस्तों, तो जो ये आंतरिक संचरण की स्वतंत्रता है ये आपको अनुच्छेद 19(1) ही प्रदान करता है। ये बात भी आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद जो अगली स्वतंत्रता ये उसको देखते हैं। अब निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार होगा। तो जो निवास करने की स्वतंत्रता वो भी आर्टिकल 19(1) प्रदान करता है आपको। लेकिन यहां पे आप एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा, जो निवास करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत 2 प्रावधान हैं। देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं कौन कौन से हैं वो। एक तो है रहने का अधिकार। रहने का अधिकार। और जो दूसरा है व्यवस्थित होने का अधिकार। व्यवस्थित होने का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं आखिर इनमें फर्क क्या है। रहने का अधिकार और व्यवस्थित होने का जो अधिकार है इसमें फर्क क्या है वो जानिए। तो आप मान लीजिए आप कहीं पे घूमने के लिए गए या कहीं पे आप काम करने के लिए चले गए। जैसे आप महाराष्ट्र में चले गए काम करने के लिए, वहाँ पे जाके आपने कमरा लिया और आप वहाँ पे काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद आप उससे शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे वगैरह हैं वो हो जाते हैं और आप वहीं पे सेटल हो जाते हो, खुद का मकान ले लेते हो। तो इसमें फ़र्क क्या है, ये इसमें ये अधिकार कैसे आए हैं, तो इस बात को समझिए। जब तक आप वहाँ पे किराए के मकान में रह रहे थे, आप वहाँ पे काम कर रहे थे, तब तक वो क्या था, आपका रहने का अधिकार था। मतलब आप वहाँ पे अस्थायी रूप से रह रहे थे, आपको वहाँ का जो राशन कार्ड वगैरह है या आपको उस राज्य की मान्यता वगैरह वो नहीं प्राप्त थी। तो अस्थायी रूप से जो रहने का अधिकार होता है वो होता है रहने का अधिकार सिर्फ। और जब उसके बाद आप वहाँ पे शादी करके वहीं पे सेटल हो गए, आपने वहीं का राशन कार्ड बनवा लिया, आपने वहीं पे मकान बना लिया,
वो होता है व्यवस्थित होने का अधिकार, मतलब वहां के स्थायी निवासी हो चुके हो। तो जो रहने का अधिकार और व्यवस्थित होने का जो अधिकार, ये दोनों ही अधिकार आपको 19(1) प्रदान करता है निवास करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ये बात भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा। तो चलिए अब अगली स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। तो अगली है 19(1) जी। इसके अंतर्गत है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता या वाणिज्यिक स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान कहता है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी पेशा अपना सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता होगी। ये बात भी आप याद रखना। तो जो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है वो भी आपको 19(1) प्रदान करता है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो आप देख रहे हैं, जो आपको अनुच्छेद 19(1) प्रदान करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नंबर 1, नंबर 2 शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, नंबर 3 संघ बनाने की स्वतंत्रता, नंबर 4 अबाध संचरण की स्वतंत्रता, नंबर 5 निवास करने की स्वतंत्रता और नंबर 6 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ABCDE के बाद F आना चाहिए था, लेकिन मैंने सीधा G लिख दिया। इसका एक कारण है। आप में से कई सोचते हो कि मास्टर यार ABCD भूल गया हो, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इसका एक कारण रहा है। देखिए, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो 19(1) था, इसके अंतर्गत आपका संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था दोस्तों। संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता थी वो थी इसके अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत। लेकिन आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978, तो उसके द्वारा 19(1) का जो F स्वतंत्रता थी इसको निरस्त कर दिया गया दोस्तों। ये बात आप याद रखना। तो जो ये था इसको निरस्त कर दिया गया, और कौन से संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपने देखा 19(1). अब दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि जो 19 के अंतर्गत हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) तक के जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर यही बताया गया है कि 19(1) के अंदर में जो स्वतंत्रताएं मिली हैं उनके ऊपर किन किन कारणों में रोक लगाई जा सकती है। तो आप याद रखना, देश की एकता को खतरा होने पर, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को किसी प्रकार का खतरा होने पर, राज्य की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा होने पर, जो भारतीय नागरिक है उसके शत्रु देश के साथ संबंध होने पर, न्यायालय की अवहेलना करने पर। तो ये जो कारण है इनके आधार पर 19(1) के अंदर जो हमें स्वतंत्रता मिली है इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या इन पर रोक लगाई जा सकती है। आप इस बात का ध्यान रखना। अब उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। जो अनुच्छेद 20 है वो कहता है अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो आपको अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। ये बात आप याद रखना। अब देखिए, जो अनुच्छेद 20 है इसके अंदर 3 प्रावधानों का जिक्र किया गया है। वो 3 प्रावधान कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो लिखा है पूर्व पद प्रभावी कानून। इसके बाद जो दूसरा है दोहरी अक्षति, और जो तीसरा है स्व अभिशंसन।
तो ये जो तीनों ही प्रावधान हैं ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं, ये बात आप याद रखना। इनको समझते आइए। पूर्वपद प्रभावी कानून का क्या मतलब है? पूर्वपद प्रभावी कानून का मतलब है कि जिस समय क्राइम हुआ है उस समय जो कानून प्रचलन में था उसी के आधार पे आपको सजा दी जा सकती है, ये बात आप याद रखना। देखिए इसके संबंध में हम एक एग्जाम्पल उठा सकते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल रहा है जो राजीव गांधी हत्याकांड। तो आपको पता होगा 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद फांसी का जो प्रावधान था या फांसी की सजा उनको सुना दी गई थी। जो क्रिमिनल थे उनका जो लॉयर था उसने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 1998 में मद्रास हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। यह आप समझना बात है, 1991 की ये बात है। 1998 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी और उसको बरकरार रखा। उसके बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया और उसको बरकरार रखा गया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा अनुच्छेद 72 के बारे में। अनुच्छेद जो 72 है राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, मतलब किसी की फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति के पास एक याचिका डाली गई और 2011 में राष्ट्रपति ने भी सजा को बरकरार रखने के लिए कह दिया। तो अब यहाँ पे देखिए आप 1991 में शुरू हुए थे और हम 2011 में पहुंच गए। राष्ट्रपति ने भी कहा था कि जो फांसी की सजा उसको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन उनको फांसी नहीं हुई। फांसी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई दोस्तों? क्या कारण था इसका? क्योंकि देखिए पूर्वपद प्रभावी कानून तो आप समझ गए होंगे कि जिस समय क्राइम होता है उस समय जो कानून प्रचलन में होता है उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है। नहीं है कि 2017 में क्राइम हुआ है उस समय कोई और अलग कानून था, 2018 में हमने संशोधन किया और 2019 तक केस चल गया, तो जो 2018 में कानून प्रचलित हुआ है उसके आधार पर हमने सजा सुना दिया। ऐसा नहीं हो सकता। 2017 में जो कानून था उसी के आधार पर हम सजा सुनाएंगे। लेकिन अब हम दोहरी अक्षति को समझते हैं। यहाँ पे देखिए आप 1991 में क्राइम हुआ, फांसी की सजा सुनाई गई। 1998 में मद्रास हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट था उसने याचिका को खारिज कर दिया। 2011 में राष्ट्रपति ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन उसके बाद भी फांसी नहीं हुई। क्या कारण था इसका? तो देखिए जो अनुच्छेद 20 था इसी को आधार माना गया था। अनुच्छेद 20 कहता है कि दोहरी अक्षति नहीं हो सकती, मतलब एक अपराध के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। आप देख रहे हो यहाँ पे 20 साल की सजा काट चुके थे, वो 20 साल की सजा पूरी कर चुके थे अपनी। अब अगर उन्होंने 20 साल की सजा काट चुकी तो आप उनको फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि दोहरी अक्षति एक अपराध के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते उनको। और जो लॉयर था उनका जो वकील था उन्होंने कहा था कि जो मेरे वकील रहे हैं उन्होंने 20 साल की सजा काट चुकी है, मतलब 20 साल का जो कारावास था वो पूरा कर चुके हैं वे, और इस दौरान वे मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहे हैं, मेंटली टॉर्चर किया गया उनको। तो पहले से ही वो 2 सजाएं भुगत चुके हैं। अब आप उनको तीसरी सजा नहीं दे सकते, आप उनको फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि भारतीय संविधान तो दोहरी अक्षति की ही मनाही करता है, जबकि वे तो 2 सजाएं काट चुके हैं, कारावास और फिर ऊपर से मानसिक तनाव या मेंटली टॉर्चर। तो ये कारण था कि उनको फांसी नहीं दी गई थी। आप इस चीज को समझिए। और स्वअभिशंसन, जो स्वअभिशंसन इसका अर्थ है कि जो पुलिस प्रशासन है या कोई भी व्यक्ति आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह स्वअभिशंसन का अधिकार आपको आर्टिकल 20 प्रदान करता है। मतलब कोई भी पुलिस प्रशासन या कोई भी शासन व्यवस्था आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, आपको बाध्य नहीं कर सकती। यह बात भी आप याद रखना। तो ये आपका अनुच्छेद 20 अपराध की 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 है ये अपने आप में बहुत ज्यादा व्यापक है। अनुच्छेद
21 अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसके अंदर क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है ये। आप देखिए इसके अंतर्गत आपको और भी बहुत से स्वतंत्रताएं मिलती हैं। लगभग अनुच्छेद 21 आपको 34 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन उनमें जो मुख्य है वो हम देखेंगे। तो एक तो आप यही याद रखिए, जो अनुच्छेद 21 उसमें लिख रखा है कि भारत के किसी भी नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रोका जा सकता है या स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो आप इसको याद रखना। और जो आपके अनुच्छेद 20 और 21 हैं, दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनका राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन के समय भी हनन नहीं होता। इनको हम राष्ट्रीय आपात के समय और भी ज्यादा विस्तार से देखेंगे। लेकिन अब आप देखना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अब आपको याद होगा एक किस्सा है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। तो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का जो मामला था, ये क्या था कि जो मेनका गांधी थी उनका पासपोर्ट भारत सरकार ने जब्त कर लिया था। तो जो मेनका गांधी थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके आवाज उठाई। तो जो सुप्रीम कोर्ट था इस वाद के समय उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या थी वो अनुच्छेद 21 के बारे में ही थी। इस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको और ज्यादा थोड़ा व्यापक किया या थोड़ा और ज्यादा परिभाषित किया अनुच्छेद 21 को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति विदेश नहीं जा पाएगा तो वो जी भी नहीं पाएगा और ये उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन होगा। देखिए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या थी। तो इसलिए जो आपकी विदेश यात्रा का जो अधिकार था वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया। विदेश यात्रा का अधिकार वो भी अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत आता। आप याद रखना, विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही शामिल है। और जो विदेश यात्रा का अधिकार है यही है बाह्य संचरण, जो हमने अनुच्छेद 21 में देखा था। आंतरिक संचरण की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, लेकिन बाह्य संचरण की जो स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। ये बात आप याद रखना दोस्तों। इसके बाद अगला जो है आपको पता होगा गोपाल राघवन वर्सेस भारत संघ का मामला। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को और ज्यादा परिभाषित किया था या और ज्यादा व्याख्यान किया था अनुच्छेद 21 के बारे में। तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल है दोस्तों। आप ये बात याद रखना। उसके बाद देखिए सार्वजनिक रूप से फांसी न देना, सार्वजनिक रूप से फांसी न देने का अधिकार। देखिए आपको क्रांतिवीर वो फिल्म याद होगी नाना पाटेकर की, जिसका ये डायलॉग फेमस हुआ था, एक मच्छर आदमी को जिंदा बना देता है, ऐसा डायलॉग था कोई। तो जो क्रांतिवीर था उसका एक लास्ट सीन आपने देखा होगा कि जो नाना पाटेकर उसको लोगों के सामने फांसी दी जा रही होती है, आपने अच्छी तरह देखा होगा। तो देखिए दोस्तों वो बिल्कुल गलत था वो सीन, अगर भारतीय संविधान के आधार पर देखा जाए तो। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है जो सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मनाही करता है। आप किसी को भी ऐसे लोगों के सामने फांसी नहीं दे सकते। तो आप ये बात भी याद रखना। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमने अनुच्छेद 19 पढ़ते वक्त एक बात की थी कि अगर आप किसी को प्रपोज करते हो तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, वो आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 आपको ये अधिकार प्रदान करता है कि हाँ आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो। लेकिन अब अगर जो सामने वाली है वो मना कर दे तो ये उसका निजता का अधिकार होगा दोस्तों, याद रखना। जो निजता का अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के ही अंदर शामिल है। इसके बाद देखिए
न्यायिक हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आप नोट करना, काफी महत्वपूर्ण ये स्वतंत्रता भी। न्यायिक हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो भी आपको अनुच्छेद 21 ही प्रदान करता है। शयन का अधिकार, हाँ दोस्तों देखिए, जो सोना है, सोने की भी स्वतंत्रता दी गई है आपको भारतीय संविधान में। शयन का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 प्रदान करता है आपको। शोर के विरुद्ध अधिकार, अच्छे वातावरण का अधिकार, ये सब भी आपको अनुच्छेद 21 ही प्रदान करता है। तो आप याद रखना, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है हमें, उनमें सबसे ज्यादा व्यापक जो है वो अनुच्छेद 21 है। तो आप ये बात याद रखना। ये कुछ एक जो विशेष या महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं जो आपको अनुच्छेद 21 देता है, वो मैंने लिख दी हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। आपने अनुच्छेद 21 को भी जान लिया। अब दोस्तों इसके बाद एक बात और आप याद रखना, आर्टिकल 21A के बारे में। जो आर्टिकल 21A है, मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 21, ये ए है दोस्तों, ए, स्मॉल ए नहीं है, कैपिटल ए है। यह बात आप याद रखना क्योंकि बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21A है जो, ये क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 21A प्रदान करता है दोस्तों। ये बात आप याद रखना। अब जो आप देख रहे हैं कैपिटल ए, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, जाहिर सी बात है, देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कब जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आप याद रखना, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब देखिए दोस्तों, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसके द्वारा जोड़ा गया। उससे पहले भी जिन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये भारतीय संविधान में शामिल था। वो कहां पे था, तो आर्टिकल 45 में इसकी व्यवस्था की गई थी। आर्टिकल 45 में इसकी व्यवस्था की गई थी, जो आपके नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। लेकिन इसके बाद एक आयोग बनाया गया, संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, एम वेंकटचलैया जिसके अध्यक्ष थे, एम वेंकटचलैया जिसके अध्यक्ष थे। तो जो संविधान समीक्षा आयोग था, इसकी सिफारिशों पर अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था। आप इसको भी थोड़ा याद रखना। ये भाई सारे सूर्य नू ना करा करो यार, कि के मेरा पट्ट है। ये भाई टेक्निकल टीम वाले भी ये घने जने बैठ जाए, जब ये दिक्कत हो जा करे। मेरा सहम है 5-7 बैठे हैं, किस किस की तो मैं सुनूं। तो भाई देखो, चलिए बात करते हैं जो अगला अनुच्छेद हमारा, अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद जो 22 है वो आपको गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों। निरोध के संबंध में संरक्षण आपको अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। तो आइए इसको समझते हैं, आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप उस चीज को जान लीजिए। देखिए, जो हिरासत होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक निवारक हिरासत। तो अगर किसी व्यक्ति को सामान्य हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए 3 प्रावधान है। पहला, उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा, परामर्श लेने का अधिकार होगा। अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, अपने मनपसंद वकील से गुफ्तगू या वार्तालाप करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 ये बात कहता है। और जो तीसरी बात है,
24 घंटे के अंदर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये भी अनुच्छेद 22 कहता है। 24 घंटे यात्रा के समय को मिलाकर आप याद रखना। अब देखिए, जब 24 घंटे के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होंगे। या तो वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बरी करे, या उसको न्यायिक जो हिरासत आपका या हवालात में कारावास की उसको सजा सुना दे और उसको जेल में डाल दे, या उसको पुलिस रिमांड पर भेज दे इंक्वायरी के लिए। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यह बात भी आप याद रखना। ये है सामान्य हिरासत से संबंधित प्रावधान। लेकिन दोस्तों आप याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, निवारक हिरासत में आपके कानून आते थे, टाडा था जैसे पहले निवारक हिरासत में आता था, आपका रासू का जो एक्ट है वो निवारक हिरासत में आता है। तो आप याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए ये स्वतंत्रता मान्य नहीं होंगी, या उसके लिए स्वतंत्रताएं नहीं हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो निवारक हिरासत के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको भी अधिकतम 90 दिनों तक ही रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के अंतर्गत भी किसी व्यक्ति को अधिकतम 90 दिनों तक ही बांध कर या नजरबंद कर रखा जा सकता है। अगर 90 दिनों से ज्यादा आपको उसको नजरबंद रखना है तो उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, और उस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो हाई कोर्ट के पूर्व जज या हाई कोर्ट के वर्तमानकालीन जज, या एक ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वो उस आयोग का अध्यक्ष होगा। और उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि क्या उस व्यक्ति को 90 दिनों से अधिक नजरबंद रखा जाए या ना रखा जाए। तो आप इस बात को भी याद रखना। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमने पढ़ा है। अगर आपको स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी संदेह या कोई भी प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। और देखिए, मैं फिर से आपको ही कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी रात जागता हूँ यार ये लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए, कंटेंट इकट्ठा करने के लिए आपके लिए। तो आप भी हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।